नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आज अमित राय आए हुए हैं और अमित राय मेरे पुराने मित्र भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं और इनकी फिल्म काफ़ी चर्चित रही थी। आप में से अधिकांश ने उसे देखा होगा, रोड टू संगम। यह फिल्म 2010 में आई थी। इस बीच में अमित राय लगातार काम करते रहे। कुछ फिल्में बनी, कुछ फिल्में नहीं बन पाई, लेकिन अब जल्दी ही इस साल के आखिर तक में ओ माई गॉड पार्ट 2 लेकर आप आएंगे। तो मैं सिर्फ आपके पहले फिल्म का अनुभव जानना चाहता हूं और यह मेरा एक मेरी कृति कॉलम है। तो मेरी कृति, आपकी जो कृति है रोड टू। नमस्कार। जैसे कहते हैं कि पहला प्यार आपको हमेशा याद रहता है, तो पहला प्यार कभी भूलता नहीं है आदमी। उसकी पहली फिल्म का सफ़र भी आदमी कभी भूलता नहीं। आप कभी भी नींद में उठा के पूछेंगे तो कोई भी बता देगा आपको कि भाई आपकी पहली फिल्म का सफ़र कैसा रहा है। कुछ लोगों के लिए बेटर होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत सुखदायी था ये। मतलब मेरे लिए एक्चुअली दूसरी तीसरी फिल्म ज़्यादा मुश्किल हुई मेरे लिए, ऐसा मुझे लगता है। पहली फिल्म मुझे लगता है बहुत आसानी से हो गई। मतलब अगर मैं अभी पर्सपेक्टिवली देखूं पीछे पलट के, तो ऐसा लगता है कि दूसरी तीसरी फिल्म ज़्यादा मुश्किल पेश आई कि इसे कैसे बनाएंगे आप। लेकिन पहली फिल्म मुझे लगता है कि वो डेस्टिनी ने आपकी उंगली पकड़ी और आपको कहा कि इस तरफ चलो, तो आप चल दिए। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आप जैसे आपको जिस तरह जो गाइड करता जा रहा है आप चलते जाते हैं। आपका एक गट फीलिंग कहता है आपको कि ये फिल्म करो आप, तो उसी तरह मैं चलता रहा। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ऐसे आँख खोली और एक किताब मेरे हाथ में आ गई और फिर वो फिल्म मैंने बना दी। वो उसका भी सफ़र बड़ा ये था कि कैसे वो किसी एक होली के दिन मुझे एक एनडीटीवी पे एक लास्ट आर्टिकल था, कमाल खान अभी वो नहीं रहे, उनकी एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जिसमें इलाहाबाद म्यूज़ियम अपनी एक गाड़ी का ट्रायल करने वाले थे हनुमान मंदिर तक, अराउंड 1.5-2 किलोमीटर का। और उसमें सबसे खासियत ये थी कि जिस आदमी ने वो इंजन रिवाइव किया था उस गाड़ी का, वो एक मुस्लिम आदमी था जो वहीं का इलाहाबाद का ही किसी एक लोकल मैकेनिक था। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि वो आदमी इलाहाबाद में रह कर, क्योंकि इलाहाबाद संगम के लिए जाना जाता है, तो वो एक गंगा जमुनी तहजीब की जो बात हमेशा हमारे पूरे देश भर में करते हैं लोग, और जिससे हमारा ये सारा ये फैब्रिक टिका हुआ है। तो मुझे लगा कि उस आदमी के बारे में जानना मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि उससे जाकर एक बार मिलते हैं। और कहानी ने फिर वहीं जन्म लेना शुरू कर दिया था और फिर वो आगे बढ़े और फिर कहानी एक साकार रूप से आई। तो तभी पता चला कि कुछ 10 साल पहले तुषार गांधी भी एक रिक्वेस्ट लेके आए थे कि मुझे, उनको एक कलश मिला था जो उड़ीसा के बैंक के लॉकर में 50 साल तक रखकर भूल गए थे बैंक वाले, कि वो महात्मा जी की अस्थियों का कलश है वो सही में रखकर भूल गए थे। और वो तब विसर्जित होना था 1948 में, और तभी उन्होंने किया नहीं। और फिर ये इनको बाद में मिला किसी रिपोर्टर के तहत, तो इन्होंने हाई कोर्ट से ये करके डिग्री लेके उन्होंने विसर्जित किया। लेकिन वो गाड़ी पे जाना चाहते थे, लेकिन वो गाड़ी तभी चलने की स्थिति में नहीं थी। तो मैंने इन दोनों कहानियों को जोड़ा और ये दोनों कहानियाँ साथ साथ चलने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि करेंगे कैसे। मतलब आपके कल्पना विश्व में आपने सोच तो लिया एक कथा आपने कहनी है, लेकिन वो कथा कहेंगे कैसे आप। मेरे जो साथ के लोग थे जो मेरे साथ पहले थिएटर में काम कर रहे थे, उनमें से कई लोग और अधिकांश मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने सभी ने मुझसे कहा कि आप ना ये फिल्म मत करो यार, ये पहली फिल्म में से कम्युनल फिल्म, हिंदू मुसलमान, फिर हिस्ट्री, पैसा लगेगा। वाई डोंट यू ट्राई समथिंग इन रोमांस जॉनरा, कि आप कोई सिंपल फिल्म करो। उसके पहले मैंने एसोसिएट डायरेक्टर करके एक फ़िल्म की थी अपने एक मित्र के साथ, वो रवि राय जी ने प्रोड्यूस की थी। वो टिंगे नाम की एक मराठी फिल्म थी जिसकी बहुत चर्चा थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इमोशनल कहानी क्यों नहीं करते। मुझे लगा नहीं, मुझे यही कहानी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसी कहानी के साथ चलूँगा। और मेरी वो पता नहीं किसने मुझे इतना आत्मविश्वास दे दिया था कि मुझे लगा था ये हो जाएगी। फिर कहानी ने साकार रूप लिया। तो उसमें सबसे पहली बात ये थी कि ये बनाएगा कौन। उस टाइम नेगेटिव पे काम हो रहा था, ट्रांजिशन पीरियड आ रहा था, मतलब आप डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे थे, तो खर्चा भी बहुत था और फिर रिस्क भी था कि आप कितने कैन के साथ शूट करेंगे, कितना पैसा आपका खर्चा होगा प्रोड्यूसर का। और कोई भी प्रस्थापित प्रोड्यूसर मुझे क्यों बोलेगा कि आप ये फिल्म बनाओ। तो किसी ने बोला कि यार अगर एक्टर हो जाए आपके पास तो ये फिल्म बन सकती है क्या। तो मेरे एक मित्र थे मनोज जी करके, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने मोहरा फिल्म में परेश भाई के साथ काम किया है, पूनम नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ, परेश भाई को जानते हैं, तुमको परेश भाई चलेंगे क्या इस फिल्म के रोल के लिए।
मेरे तब ऐसा था कि कभी भी कैसे भी फिल्म कर दो यार, मेरे को कोई भी दे दो, आप मेरे को आलोकनाथ जी से बात करा दो, कोई भी एक अनुपम खेर से बात करा दो, कोई भी ऐसे एक्टर जो उस एज ग्रुप में हो, तो मैं फिल्म बना लूँगा, मेरे पास कहानी अच्छी है। वो उन्होंने बात की परेश से, परेश तब मुझे लगता है रंगरसिया की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरे पास शूटिंग के सेट पर टाइम है, आप आ जाओ। उन्होंने मुझे 9-10 मिनट दिए कि भाई आप ये कहानी मेरे को सुना दो। वो तब चेंज कर रहे थे दूसरे शॉट के लिए। उनकी बुद्धिमत्ता की भी दाद देनी होगी कि पहले उन्होंने शायद टालने के लिए मुझे कहा हो शायद कि आप 10 मिनट में सुना दो, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई कहानी सुनाता ही हुआ उनको। लेकिन जैसे ही मैंने उनको 2 फेरे में ऐसे चलते हुए कहानी सुनाई, तो उन्होंने किसी को कहा कि भाई उनको कहो कि ज़रा मेरे को टाइम लगेगा तैयार होने में, क्योंकि वो बड़ा पार्टी का ग्रुप था, तो बोला कि भी बहुत समय लगेगा, मेरे को आधा घंटा और लगेगा। एंड देन वी सैट इन टू द वैन एंड आई नरेटेड ब्रीफली द होल स्ट्रक्चर। ही टोल्ड मी दैट कि कल आप गोवा आ जाओ, मेरे को कल सवेरे निकलना है यहाँ से, गोवा आ जाओ। हम लोग गोवा 2-3 दिन बैठ के मेरे को पूरी कहानी फिर से सुननी है। तो आई वेंट टू गोवा। तो इसके लिए कहता हूँ कि जिस वैनिटी वैन में आपने परेश रावल को सुनाई कहानी, उसके दूसरी तरफ ओम जी बैठे हुए थे जो कहानी सुन रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि भाई कौन नरेट करने आया कोई आपके पास? तो मैंने बोला सर मेरी इनसे बात करा दीजिए ना ज़रा। मैंने उनसे दूसरे रोल की बात करी, तो एक ही दिन में आपकी दोनों मेजर कास्टिंग हो गई थी। आप किसी के पास गए और उन्होंने कहा कि अब मेरे भाई लोकेशन देख रखी है इलाहाबाद में, मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है और एक्टर भी रेडी है, तो फट से प्रोड्यूसर राज़ी हो गया। उसने पैसे भी नहीं पूछे कि कितने लगेंगे, उसको लगा कि 2 एक्टर हैं इसके पास, लोकेशन की परमिशन भी ले आया इलाहाबाद से। और फिर तुषार गांधी से भी खुद ही बात कर लिया, तुषार जी ने भी हाँ कर दिया कि मैं लास्ट में अपीयरेंस करने को तैयार हूँ। और फिर कहानी शुरू हो गई, कहानी बन के तैयार हो गई। और फिर पता नहीं, आज देखकर पीछे लगता है कि मैंने तो नहीं बनाई ये फिल्म, क्योंकि आज मुझसे कहेंगे ये फिल्म बनाने के लिए तो मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये फिल्म बनाना। और फिर उस उम्र के एक जोश में आपके कॉन्फिडेंस ने आपसे करवा तो दिया, लेकिन अब थोड़ी जैसे बोलते हैं आदमी, इग्नोरेंस कभी कभी आपके लिए वरदान हो जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की होंगी कि चलो जान दो, कैसे भी कर लेंगे यार, फिल्म बनानी है पहले। तो उसी ने मेरे को एक बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिया था। फिल्म बन के तैयार हुई। फिल्म जो भी देख रहा था उसको बेहद पसंद आ रही थी, क्रिटिक्स भी जो देख रहे थे सबको बेहद पसंद आ रही थी। लेकिन कमर्शियल सक्सेस उसका क्या होगा ये मेरे को नहीं पता था। मुझे इसके बारे में सोचना इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरे पैसे नहीं लगे। आज मैं ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन उस जो प्रोड्यूसर अमित छेड़ा जी थे जिन्होंने पैसे लगाए थे, उन्होंने अतः प्रयास किया कि भाई इसको किसी तरह अच्छी रिलीज़ मिल जाए। लेकिन वो फिर आए भी उस दिन रिलीज़ लेकर पीवीआर ने, जिस दिन 5 फिल्में रिलीज़ हो रही थी, और वो सारी की सारी फिल्में धुरंधर फिल्में थी। उसमें राम गोपाल वर्मा की रन थी, अभिषेक चौबे मेरे साथ ही आए थे, अभिषेक चौबे की इश्कियाँ थी, और एक डायरेक्टर डेब्यू हुए थे उस दिन, हरिचंद्राची फैक्ट्री, परेश मोकाशी, मराठी फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामांकित हो चुकी थी। फिर ऐसे रन, इश्कियाँ, हरिचंद्राची फैक्ट्री और एक फिल्म और एक मेरी फिल्म, जिसको एक शो भी नहीं था, पोस्टर भी नहीं था। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे उसका दुख ज़्यादा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि आसपास जो घट रहा था, उसी साल मामी की फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म घोषित हुई थी ये, और जितने पैसे आपको मेहनताना के रूप में नहीं मिले थे उससे ज़्यादा आपको इनाम के रूप में मिले पैसे। फिर उसी साल गोलोपुड़ी नेशनल अवार्ड जो था वहाँ भी एक राशि के साथ आपका नेशनल अवार्ड, फिर जर्मनी में बेस्ट सोशल फिल्म करके। तो ऐसे जिस फेस्टिवल में जा रही थी उसमें या तो ओपनिंग फिल्म हो या तो बेस्ट फिल्म हो या तो कुछ ना कुछ उसको अवार्ड मिलता रहा, और ये सिलसिला 1.5-2 साल तक चलता रहा। आपके पास मतलब जितना मैंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया था उसके बाद उसका 10 गुना ज़्यादा मैं हवाई सफ़र करके थक गया कि अब मैं कभी प्लेन में ना बैठूं कि हर हफ्ते मेरे को कहीं ना कहीं जाना है। और फिर पहले तो शुरुआत में बहुत एनर्जी रहती है, फिर धीरे धीरे लगता है यार। और फिर फिल्म के बारे में बात करते करते पता चलने लगा कि ये फिल्म ने एक्चुअली वरदान की तरह आई आप पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जीवन भर के लिए कोई ऐसी कालजी चीज़ मिल जाए जो कभी मर नहीं सकती। तो मुझे लगता है ये मुझे धीरे धीरे फिल्म ने ही सिखाया कि भाई ये फिल्म जो आपके हाथ में आई है वो आपकी जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि मैं तब बंदूक हाथ में ली थी, मुझे नहीं मालूम था कि इसका सेफ्टी लॉक होता है जो बंद करके रखना होता है। मैं तो बगैर सेफ्टी लॉक के 6 गोलियां डाल के पूरे बाजार में घूम रहा था। हो सकता है गोली मेरी तरफ भी चल सकती थी, मैं भी मर सकता था उससे, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन पे सब्जेक्ट थी कि एक मुस्लिम आदमी महात्मा गांधी की गाड़ी बना रहा है जिस पे उसकी अस्थियों का कलश जाने वाला है, तुषार गांधी जाने वाले हैं, और उसने अपने ही मोहल्ले के मोहल्ला कमेटी को बोला है कि जिन्होंने स्ट्राइक कर रखा है कि उनका एक कसूरी साहब का एक भांजा गुजर गया है पुलिस लाठीचार्ज में। तो कैसे आप पॉलिटिक्स, सोशो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, उसमें भी हिंदू कोई कैरेक्टर था नहीं, उसमें एक ही हिंदू कैरेक्टर था जो अपने पाकिस्तानी एक्टर से करवाया था, जावेद जी से।
उन्होंने हिंदू कैरेक्टर बैनर्जी प्ले किया था। पूरी फिल्म में एक ही हिंदू कैरेक्टर था, बाकी सब के सब मुस्लिम्स थे। ये उनकी समस्या थी, उसका ही समाधान उन्होंने खुद ढूंढा था। और कैसे वो क्लाइमैक्स में उनकी अर्थी के साथ संगम तक जाते हैं और अस्थि विसर्जित होती है, इसकी कहानी थी। कहानी थोड़ी अनयूजुअल अभी मुझे लगती है कि कहानी पता नहीं कहाँ से चल के मेरे पास आए। गुरुओं का आशीर्वाद होगा कि उन्होंने ऊपर से आशीर्वाद दिया होगा कि भाई चलो ये तुम्हारे जिम्मे आता है काम, तुम इस काम को करो। और फिर ये इस तरह हुई काम। तो अभी भी मुझे लोग याद करते हैं, मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक बार सुधीर मिश्रा जी को मैंने पूछा था कि सर आपको हर बार लोग हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए बात करते, पता मत नाम लो उस फिल्म का, मुझे नहीं अच्छी लगती वो फिल्म की। मेरे फिल्म को उस नाम, क्योंकि उन्होंने धारावी उसके बाद कई, इस रात की सुबह नहीं, कई फिल्में ऐसी बनाई हैं जो बहुत अच्छी फिल्में, लेकिन वो नाम के साथ वो अलग नहीं कर पाते हज़ारों को। तो मैंने उनको बोला नहीं सर, मेरे को अगर पूरी ज़िंदगी भर भी रोड टू संगम के नाम से पहचानेंगे ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, कि आई एम प्राउड ऑफ दिस फिल्म, बट दिस फिल्म हैज़ मेड मी, आई हैव नॉट मेड दिस फिल्म। मैंने फिल्म नहीं बनाई, इस फिल्म ने मुझे बनाया है। तो मैं कैसे भूल जाऊँ? जैसे आप माता पिता या गुरुओं को नहीं भूलते, वैसे इस फिल्म को नहीं भूल सकते। तो मेरे को इस लीनिएज में इस फिल्म ने बहुत कुछ सिखाया। और फिर उसी फिल्म के सक्सेस ने आपको एक चीज़ सिखाया, तो उसके कमर्शियल फेलियर ने भी आपको सिखाया कि बाजार आपको किस तरह डील करेगा। आने के बाद सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे, मतलब अगर तारीफ़ ही मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ पैसे में, तो जो दुनिया का सबसे कम करेंसी वाला देश होगा उसके हिसाब से भी मेरे पास कम से कम 100 करोड़ रुपया हो जाएगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपकी लोग तारीफ़ के पुल बांधते, लेकिन काम कोई नहीं देता। फिर सफ़र में वो लोग भी आए जो तारीफ़ भी कर रहे थे और काम को भी सराह रहे थे। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले खड़े हो, मुझे कभी नहीं लगता मैं अकेले खड़ा हूँ। मेरे इर्द गिर्द ऐसे एक दोस्तों की फ़ौज थी जो हमेशा फ़ोन पर बात करके और सपोर्ट करके उन लोगों ने मेरे को खड़ा करे रखा। मतलब मैंने 10-12 साल ऐसे बगैर इसके निकाला। मतलब मैं रोज़ सोचता था सवेरे उठ के कि मैं यार क्या करूँगा, मतलब परिवार है, बच्चे हैं, कैसे करेंगे आप। लेकिन फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ साथ उन सारे दोस्तों का बहुत साथ मिला जिन लोगों ने हमेशा ही हौसला अफजाई की। उसमें आप जैसे लोग जो क्रिटिक्स थे, जो मेरे काम को पसंद भी कर रहे थे और क्रिटिसाइज़ भी करते थे, वो भी थे। मेरे आसपास के कलीग भी थे, कुछ प्रोड्यूसर दोस्त भी हैं। इन सब ने ऐसे पीछे से सपोर्ट दे के रखा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा श्रेय, मेरा कोई एक भी श्रेय है। मुझे लगता है सारा श्रेय इन्हीं लोगों का है। नहीं तो ये खड़े नहीं रखते तो मैं इधर तक आता भी नहीं। तो रोड टू संगम का सफ़र ऐसे देखेंगे तो मेरा रोड टू संगम अभी भी चल रहा है, वो चलेगा, का बहुत समय है उसको अभी, लेकिन देखते हैं सफ़र अभी कहाँ तक लेके जाता है। लेकिन मैं जितने लोग मेरे को मिलते हैं मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि भाई आप अपनी कहानी पर वाउच कीजिए, या उस पर ही आप जिसका अगर आपको दौड़ना है तो आप उस कहानी का सिरा पकड़ के ही चलिए। क्योंकि यहाँ हर एक आदमी की अलग एक मंशा है फिल्म बनाने की, और सब अपनी उसी मंशा के साथ जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, कुछ एक्टर्स लेकर चलते हैं, कुछ कहानी लेकर चलते हैं, कुछ बिजनेस लेकर चलते हैं, कुछ आगे प्रोस्पेक्टस लेकर चलते हैं। सबके अपने अपने एक उद्देश्य होते हैं, लेकिन जिसने बनाना है, जो लेखक दिग्दर्शक है, जिसने फिल्म बनानी है, उसके बाद एक ही चीज़ है कि उसको एक डायलॉग सेट करना है। वो आपके कैरेक्टर्स बात करें या आपका ऑडियंस आपसे बात करे या फिल्में बात करें। बहुत सीधा है लेकिन बहुत कठिन है समझने के लिए। मेरे को थोड़ा समय लग गया ज़्यादा समझने के लिए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ये यात्रा अभी जारी है। मेरे को एक अंश भी नहीं समझा है मुझे, तो खुलते खुलते खुलेगी ये किताब मुझे लगता है। अभी तो मुझे इतना तो नहीं मुझे पता कि ज़्यादा इसके बारे में। फिल्म बनाने के प्रोसेस में जो चीज़ें आपने सीखी और जो बाद में आपके काम आ रही हैं, वो क्या चीज़ थी? पहली फिल्म का ये था कि मैंने ना कहानी लिखते वक्त लिखकर जैसी संहिता तैयार हुई और जब स्क्रिप्ट हाथ में आई तो कई लोग क्या करते हैं, एक कन्वेंशनल स्कूल से आते हैं तो वो उनको बताया जाता है कि आपने एक ब्रेक डाउन करना है, किस तरह इसको तोड़ना है। और फिर जिन्होंने जीवन भर काम गणपति के डेकोरेशन का किया हो कि आपको मूर्ति बुक करनी है, डेकोरेशन करना है, सार्वजनिक पैसे से पावती फाड़ के पैसे लेने, तो एक लोकल तरीका होता है जिसको हम लोग बहुत ही देसी तरीका बोलते हैं। मैं थोड़ा देसी तरीके वाला आदमी हूँ। मैंने स्क्रिप्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि समझो कि इसमें फिल्म जब शूट करनी होगी तो किस तरह शूट करेंगे। तो फिर मुझे लगा यार सबसे पहले एकदम सिंपल सीन शूट करते हैं जिससे किसी को उस दिन तकलीफ ना हो। तो जैसे बच्चे को पहले दिन ही आप सब मत पढ़ाओ, तो मुझे वो अपने बुद्धि से ऐसा लगा कि हम लोग नाटक में भी जब रिहर्सल शुरू करते हैं तो पहला सीन जब पढ़ना होता है तो हम लोग कोई भी एक सिंपल सीन निकाल लेते हैं ताकि कैरेक्टर समझ में आने लगे। फिर धीरे धीरे हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि फिल्म भी इसी तरह शूट हुई कि जो सबसे क्रूशियल पोर्शन था जिसमें सब लोग संगम पे जाने वाले हैं, जहाँ लाखों की भीड़ होने वाली है, ये फिल्म में सही में लास्ट में शूट हुआ है। और जो भावनात्मक दृष्टि से जो सबसे कठिन सीन्स थे
वो मुझे लगता है 10 दिन बाद शुरू हुए। पहले तो सिर्फ वही सीन शुरू हुए जो बातचीत के थे, ऐसे थे। तो मुझे लगा हाँ इस हिसाब से इसको बांटते हैं। फिर बांटने के बाद एक्टर्स के डेट के हिसाब से, तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आपको ब्रेकडाउन कई चीज़ों को मद्देनज़र करनी होती है। फिर बाद में जब असिस्टेंट्स आने लग गए, बाद में जब असिस्टेंट्स आए तो बोले सर हम ब्रेकडाउन, तो बोला ब्रेकडाउन तो मैंने कर लिया, एक बार आप लोग चेक कर लो। तो बोला सर ये किसने किया है? तो उनको लगा ये किसी ने कम प्रोफेशनली कर दिया हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से एक्सेल शीट में ऐसी बड़ा सा पेपर निकाल के जो ऐसा ना हो ऐसा हो, उसमें ऐसे लाइन से लिख रखा था। उसमें यह भी लिख रखा था कि उधर सूर्य उदय कब होता है, क्योंकि वो ठंडी के दिन थे, सूर्यास्त कब है, दिवाली की छुट्टी, तो सभी चीज़ों को मद्देनजर। तो क्या था, मैं अकेले ही कर रहा था, तो मेरे पास कोई था नहीं, मुझे किसी ने पे नहीं करना था। मुझे मालूम था कि ये तैयारी के साथ मैं जाऊँगा किसी के पास तो उसको लगेगा ये थोड़ा प्रोफेशनल है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको बकायदा, मैं शायद मुझे लगता है मैंने पहले शेमारू को ये फिल्म सुनाई थी, शेमारू ने फिल्म सुनने के बजाय ये सारी तैयारी देख के ही कहा था यार हमें नहीं मालूम ये फिल्म करेंगे कि नहीं, लेकिन ये 480 पन्ना जो लेके आए आप, हमारे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट लेके आता नहीं। मेरे पास अभी भी वो स्क्रिप्ट मौजूद है जिसके हर पन्ने के पीछे सीन का स्टोरी बोर्ड ड्रॉ किया हुआ है, ताकि उनको पता रहे कि अच्छा यही शूट करने वाला है और कुछ नहीं करेगा वहाँ जाके, तो कितना पैसा लगेगा उनका प्रोडक्शन वाला बता देगा कि सर इतना पैसा लगेगा। फिर कमाल की बात है जो पैसे लगे उस टाइम उससे कम में ही और एक दिन कम में ही फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। मुझे लगता है पेपर वर्क जो था वो मेरे साइंस ग्रेजुएट होने की वजह से, क्योंकि हम साइंस में ना टाइट्रेशन करते हैं तो एक ड्रॉप का भी जहाँ कलर चेंज होता है उसका ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है साइंस जो मैंने हमेशा मानता था मैं कहीं क्यों गया साइंस में, मुझे बाद में पता चला उसने एक विधा दी है आपको, उसने आपको सिखाया है कि कैसे बारीकी से काम करना है। अब वो आपके हर काम में झलकने लगता है कि आप लिखते वक्त भी सोचते हैं कि ये पात्र ऐसा क्यों नहीं करता, क्यों करता है। तो मुझे लगता है ये आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि आप जिस शिक्षा या जिस स्ट्रीम से पढ़ कर आए हैं उसका असर आप पर सबकॉन्शियसली होता रहता है। ये फिर आने के बाद मुझे लगा कि ये अगर पूरी तैयार है तो हर दिन का एक पंच कर लेते हैं कि वो सबके पास हो, ताकि सेट पे शोर ना हो। और फिर आप जाके लोकेशन पे हर आदमी से मिल के आए कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। इलाहाबाद में वो पहली शूटिंग थी, उसके पहले शूटिंग हुई थी, तिशु ने 1-2 दिन की थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो कुछ झगड़ा होने के बाद उसने वहाँ शिफ्ट कर दी थी शूटिंग। इलाहाबाद की सड़कों पर शूटिंग कभी नहीं हुई थी, तो ये भी परेशानी का सबब था कि जब कैमरा खुलेगा और वो भी रील वाला, तो अगर लोग आगे बंद करेंगे तो उतना नुकसान होगा। लेकिन पता है कमाल नहीं इलाहाबाद की जनता का कि वो एक बार माइक में बोलते थे, वो अपने काम में रहते थे, एक दिन भी शूटिंग में व्यवधान नहीं आया, किसी ने ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। और फिर जो आपने पेपर पे तैयारी कर रखी थी वो साकार रूप होते होते आपको समझ में आने लगा कि यार ये एक प्रोसेस है, क्योंकि मैं भी सीख रहा था, मैं ऐसा नहीं था कि मैं कहीं से सीख के आया था, तो मेरे भी सीखने की वो एक्चुअली फिल्म बनाने का ट्यूशन भी चल रहा था कि किससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप खाना लेके चल रहे हैं साथ में, पता चल रहा है आप वहाँ रोड पे शूट करें, कहाँ खाएंगे आप, तो फिर वो तो सोचा ही नहीं था कि कहीं बाजू में शादी का कोई हॉल ले लें क्या, तो रोड पे उस टाइम खा तो, लेकिन बारिश होती रहेगी तब क्या करेंगे। तो फिर समझ में आया कि नहीं यार लॉजिस्टिक भी बहुत, जो हम पहले हमको लगता है प्रोड्यूसर बहुत चिल्लाते हैं, फिर धीरे धीरे महसूस होने लगा यार वो अपना काम देखता रहता है, उसको लगता है लॉजिस्टिकली मेरे को इन 180 लोगों को देखना है, तो उसका भी एक पैसा खर्च होता रहता है। और कोई भी आदमी, मुझे बाप भी अगर बेटी की शादी में पैसा खर्च करता है तो ऐसे वो पैसे उड़ाता नहीं है, वो चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो, लोग याद रखेंगे बहुत अच्छी शादी थी, बहुत अच्छा खाना था। तो फिल्म में भी वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन जितना उसका पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। और अभी हमारे यहाँ तो लोडिंग इतनी फिल्मों की, एक्टर, फिर उसके बाद वैनिटी, और हम जब सब क्षेत्र निकाल के देखेंगे तो पता चलता है कि हम बहुत लोडिंग करके चलते हैं फिल्मों पे। अगर वो फिल्म का जॉनरा ऐसा है जो इंडी फिल्म हो, इंडिपेंडेंट फिल्म हो, तो फिर उसके हिसाब से बजट नहीं बनता, वो फिर वैसे बजट वैसा ही बनता है। लेकिन मैंने साउथ में जाकर देखा, वहाँ काम करके पता चला मुझे कि वो लोग बहुत होशियार हैं। तो वो भी सीखते सीखते सब पता चला कि किस फिल्म की लोडिंग कितनी होनी चाहिए, कि आपका सामान कितना होना चाहिए ताकि फिल्म के बजट पे वो असर ना करे। तो फिर वो पहली फिल्म ने बता दिया कि आपके प्रोड्यूसर ने आपके पीठ पर हाथ रख के बोला यार तुमने अच्छी तरह से कर दिया, पैसे ज़्यादा खर्च तो मुझे लगता है हाँ, आमतौर पर हमेशा ऐसा होता है कि आपके प्रोड्यूसर और आपका रिलेशनशिप खटकता है बहुत बार, लेकिन मेरे तीनों काम में मेरा रिलेशनशिप कभी नहीं खटका, कि मुझे लगता है वो कुछ मेरे लिए सोच रहे थे, मैं कुछ उनके लिए सोच रहा था। फिर एक दूसरा नेचर भी होता है कि आप उस तरह के आदमी नहीं कि आप गिलास पटक के निकल जाएंगे सेट पर से, आपको लगता है किसी ने जिम्मेदारी का काम दिया, वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो एक बीच का एक स्वर्ण मध्य, या जिसको आप LCM कहो, वो भी कैसे पकड़ना है वो मैंने धीरे धीरे सीखा। तो इस दौरान मुझे लगता है, मैंने जैसे पहले बताया कि पहली फिल्म ही वो मेरे लिए ट्यूशन की तरह थी, कि उसने मुझे 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री दिया। तो मेरे पास जो भी सर्टिफिकेट है वो मैं फिल्म का सर्टिफिकेट मान के चलता हूँ, ये फिल्म मेकिंग का सर्टिफिकेट है। कि आप कुछ लोग फिल्म स्कूल जाते हैं, मैं फिल्म बनाने गया था, तो वो फिल्म आके बनाते, मैं फिल्म बना के आके फिल्म बनाना शुरू किया। तो अब मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो अभी वो मेरे काम आ रहा है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय जी। और मुझे लगता है कि इससे आपके दर्शक और नए दर्शक भी लाभान्वित होंगे और जान पाएंगे कि एक नए मेकर की क्या प्रक्रिया होती है, क्या मेहनत होती है और कितना धैर्य होता है।